हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश वत्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्मार्ट स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रिटेन का गठन। इससे पीछे जो हमारी वीडियो आई उसके अंदर हमने पढ़ा था इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। वो थोड़ी सी अलग प्रक्रिया थी क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं युद्ध हुए थे, कुछ क्रांतिकारी लोगों ने भाग लिया था। लेकिन जो ब्रिटेन का गठन है वो उसी पैटर्न के ऊपर है जिस पैटर्न के लिए अंग्रेज जाने जाते हैं। आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर भी लगभग 200 वर्ष शासन किया और ऐसा माना जाता है कि जो विश्व का 88% एरिया है उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने कभी शासन किया। इवन अमेरिका के ऊपर भी अंग्रेज़ों का शासन रहा, लेकिन उन्होंने इतने बड़े युद्ध नहीं किए। उन्होंने केवल अपनी जो नीतियां हैं उनको प्रॉपर लागू किया। जैसे भारत के अंदर भी वो व्यापारी बनकर आए, यहाँ पर राजाओं की सिचुएशन को देखा, उनको लड़ाना शुरू किया और फिर यहाँ के शासक बन बैठे। जैसे हम अगर उनकी नीति को देखें तो फूट डालो राज करो की नीति। तो इस तरह की नीति कहीं ना कहीं इंग्लैंड की रही है और उसी चीज़ का प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पर भी किया जब उन्होंने इंग्लैंड से वो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन की तरफ गए। तो उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लग गया वीडियो को आने में। एक तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, दूसरा कुछ साथियों के सुझाव आए कि वीडियो को टाइम थोड़ा सा कम किया जाए ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझी जा सके। तो जो ब्रिटेन का गठन है उसको केवल 10 पॉइंट के अंदर बिल्कुल क्लियर करूंगा। पहले आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट उनको डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने ये आपके सामने एक मैप बनाया है। पहले इस मैप को समझने की ज़रूरत है। ऐसा माना जाता है जो ब्रिटिश द्वीप है लगभग 6000 से ज़्यादा द्वीप है, लेकिन कुछ द्वीपों के बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे इस चीज़ को लेकर कि किस तरह से जो इंग्लैंड आसपास के क्षेत्रों के अंदर उसने अपना प्रभुत्व जमाया। आपको सुना होगा इंग्लैंड के अंदर 1688 के अंदर एक इंग्लैंड की शानदार क्रांति हुई थी। प्रश्न आ भी जाता है इंग्लैंड की शानदार क्रांति कब हुई, 1688 में, और उसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना गया क्योंकि जो वहाँ का सिस्टम था, जो अंग्रेज थे उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था वहाँ के जो मोनार्की थे, राजा थे, कि या तो आप युद्ध के साथ हमारे साथ आओ, मिल जाओ, या अपने आप। तो उन्होंने इस बात को समझा कि युद्ध करेंगे तो नुकसान होगा, क्यों ना हम बिना युद्ध या बिना किसी लड़ाई के इंग्लैंड के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो एक क्रांति थी 1688 की, ये रक्तहीन क्रांति के नाम से जानी गई। उसके बाद वहाँ पर औद्योगिक क्रांति भी आई, और जब इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आई तो सबसे ज़्यादा पैसा, पावर उन्हीं के पास था। और ये हम बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि जब किसी आदमी के पास पैसा हो जाता है, पावर हो जाता है, तो अपने से निम्न को हमेशा दबाने का प्रयास करता है। जो जितने भी ब्रिटिश द्वीप थे उनके अंदर से इंग्लैंड पावरफुल था उस समय, और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उसने किस तरह से उनका फ़ायदा उठाया, इस पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझने का प्रयास हमें करना है। पहले तो मैं आपको जो क्षेत्र उनको बता देता हूँ। देखिए, ये इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड सबसे बड़ा एरिया है। यहाँ पर वेल्स है, यहाँ पर स्कॉटलैंड है, यहाँ पर आयरलैंड है, लेकिन इस आयरलैंड के दो भाग हैं, एक उत्तरी आयरलैंड है और रिपब्लिक आयरलैंड है। उसके बाद यहाँ का थोड़ा सा धार्मिक सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि जो जैसे जो ईसाई धर्म था वो दो भागों में बंटा हुआ था, एक प्रोटेस्टेंट थे, एक थे कैथोलिक। जैसे भारत के अंदर भी जो जैन धर्म था दो भागों में बंटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट जो धर्म था वो एक नई विचारधारा वाला था, जैसे हमारे यहाँ पर दिगंबर था। ऐसा ही जो कैथोलिक था वहाँ पर वो पुरानी विचारधारा को फॉलो करता था, जैसे हमारे यहाँ पर श्वेतांबर था। तो यहाँ पर सिचुएशन ये थी, जो इंग्लैंड था यहाँ पर प्रोटेस्टेंट था, जो स्कॉटलैंड था यहाँ पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों धार्मिक क्षेत्र थे। उत्तरी आयरलैंड है जो यहाँ पर प्रोटेस्टेंट था, और जो रिपब्लिक आयरलैंड है, मतलब पूरे आयरलैंड भी दो भागों में था। ये आपका सिविक्स का 3rd लेसन है जिसके अंदर आयरलैंड की बहुत सारी सिचुएशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कैथोलिक था। तो इंग्लैंड जैसा अपनी नीतियों के लिए जाना जाता है, तो इंग्लैंड ने क्या किया, जहाँ जहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म था, स्कॉटलैंड के अंदर भी प्रोटेस्टेंट धर्म था, उत्तरी आयरलैंड के अंदर भी प्रोटेस्टेंट धर्म था, तो वहाँ पर फंडिंग करनी शुरू कर दी। मतलब उन लोगों को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से उन्होंने मदद करनी शुरू कर दी। तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं प्रोटेस्टेंट जहाँ जहाँ पर भी थे उन सभी के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी शुरू कर दी। मैं बता देता हूँ। देखिए, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास था वेल्स। 1542 मतलब 1542 के अंदर इंग्लैंड ने वेल्स को अपने अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, तो मैंने नंबर लिखे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4।
यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा किस तरह से इंग्लैंड से ब्रिटेन, ब्रिटेन से द ग्रेट ब्रिटेन और फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना। 1542 के अंदर वेल्स को इंग्लैंड के अंदर मिला लिया गया, मतलब 1+2 ब्रिटेन, ब्रिटेन बन गया। इंग्लैंड के अंदर जब वेल्स मिला तो ये बन गया ब्रिटेन। उसके बाद 1707 के अंदर एक एक्ट ऑफ यूनियन स्कॉटलैंड के साथ एक समझौता किया गया और उस समझौते के तहत इंग्लैंड के अंदर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। आपने पता होगा एक्ट, भारत के अंदर भी चाहे रोल्ट एक्ट हो, कितने एक्ट मान लीजिए इंग्लैंड लेकर आया था, तो इसी तरह की नीति वहाँ पर भी अपनाई। तो एक एक्ट के तहत जो स्कॉटलैंड है उसको इंग्लैंड के अंदर शामिल कर लिया गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 1 2 मिलकर ब्रिटेन, 1 2 3 स्कॉटलैंड मिलकर हो जाते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद 1801 के अंदर यहाँ पर इस आयरलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया गया। हालांकि आयरिशमैन का एक विद्रोह हुआ था 1798 में, वो असफल हो गया था, तो 1801 के अंदर पूरे के ऊपर कब्जा कर लिया गया, पूरे आयरलैंड के ऊपर। लेकिन यहाँ पर कैथोलिक ज़्यादा विचारधारा के लोग थे, कैथोलिक धर्म के ज़्यादा लोग थे, इसलिए इन्होंने 1922 में अपने आप को अलग कर लिया और अब केवल ये चौथा जो है उत्तरी आयरलैंड जो बोला गया है, मतलब 1 इंग्लैंड, 2 वेल्स, 3 स्कॉटलैंड और 4 उत्तरी आयरलैंड, जब ये चारों मिल जाते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बन जाता है। तो इसलिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब इंग्लैंड ने वेल्स को मिलाया ब्रिटेन बन गया, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द ग्रेट ब्रिटेन बन गया, और जब उत्तरी आयरलैंड को अपने अंदर शामिल कर लिया तो ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बन गया। तो इस तरह से इन्होंने चीज़ों को किया। 1542 में इसको मिला लिया, 1707 में यूनियन एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इसको शामिल कर लिया गया और यहाँ पर 1801 के अंदर पावरफुली, मतलब बलपूर्वक आयरलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया गया। और किस तरह से, देखिए मैंने कहा ये पावरफुल तो था ही, जब एक्ट ऑफ यूनियन लेकर आया वहाँ पर इसकी सरकार थी इंग्लैंड का काफ़ी मजबूत पक्ष था। धीरे धीरे चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ढंग से, योजनाबद्ध तरीके से, चाहे वो संसद रही हो, चाहे जहाँ पर भी उनकी पार्लियामेंट रही हो, वहाँ पर ऐसे एक्ट, ऐसे कानून लाकर इसको अपने अंदर शामिल कर लिया। और यहाँ के जो लोग थे, कैथोलिक धर्म के जो लोग थे, उनके ऊपर भी योजनाबद्ध तरीके से, उनकी भाषा के ऊपर, उनकी ड्रेस के ऊपर, उनकी धार्मिक जो भावना थी उनको आहत करके इतना मजबूर कर दिया गया कि या तो वो इसको स्वीकार करे या यहाँ से छोड़कर चले जाए। तो इस तरह से सारा सिस्टम इन्होंने अपनाया। देखिए फिर बता रहा हूँ, इंग्लैंड ने वेल्स को मिलाया ब्रिटेन, स्कॉटलैंड को मिलाया द ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को मिलाया तो क्या बन जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। भौगोलिक परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश चैनल है जो फ्रांस के साथ जोड़ता है, यहाँ पर उत्तरी सागर है, यहाँ पर आयरिश सागर है, तो इस तरह से इसके चारों तरफ कहीं ना कहीं पानी का दायरा है, लेकिन फिर भी स्टेप वाइज चीज़ों को अपनाया और इस तरह से इंग्लैंड से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बन गया। उसके बाद जो स्टेप इन्होंने अपनाए, देखिए एक चीज़ स्पष्ट होती है, जब इस तरह कोई प्रक्रिया होती है, जैसे हम देखते हैं अगर एक देश दूसरे देश के ऊपर युद्ध करता है तो वो चीज़ अचानक हो जाती है, लेकिन जब आदमी एक सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों करता है तो वो क्या हो जाती है, उसमें टाइम लगता है। तो एक बात स्पष्ट याद रखना, जब भी हमें हमारे ब्रिटेन के गठन के बारे में लिखने की बात आए तो हम ये कह सकते हैं ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, स्पष्ट है। तो देखिए जो ब्रिटेन का जो गठन हुआ है, राष्ट्र राज्यों के गठन का आदर्श, मैंने 10 पॉइंट बनाए, 10 पॉइंट को डिस्कशन करेंगे और आपका ब्रिटेन का गठन, जो मैंने एक थोड़ी सी कहानी बनाई है वो चीज़ आपकी बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। राष्ट्र राज्यों के गठन का आदर्श, ऐसा माना जाता है, आपने देखा होगा मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि सोवियत संघ भी विभिन्न राष्ट्रों का ही बना हुआ एक क्षेत्र था। सोवियत संघ रूस, उसके अंदर बहुत सारे राष्ट्र मिलाए गए थे, लेकिन वहाँ पर उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक बहुत सारी विभिन्नताएँ थी, जिसके कारण 90 के आसपास जो सोवियत संघ रूस है वो टूट गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इनने पहले इनकी जो धार्मिक, सामाजिक जो भी चीज़ें थे उनके ऊपर अपना पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। तो राज्यों के, जो राष्ट्र राज्यों के गठन का आदर्श माना जाता ब्रिटेन, किस तरह से अलग अलग राज्य मिलाकर एक आदर्श ब्रिटेन का गठन किया गया और एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। उसके बाद ब्रितानी द्वीप समूह, मान लीजिए जो ब्रितानी द्वीप समूह थे, इसके अंदर तो अंग्रेज का मतलब इंग्लैंड, स्कॉटिश का मतलब स्कॉटलैंड, वेल्स तो है ही, आयरिश का मतलब आयरलैंड। उसके बाद नृजातीय इनको बोला जाता है। नृजातीय का मतलब आपके बुक के अंदर भी दिया गया है। नृजातीय का मतलब होता है एक ऐसी जाति जिसकी पहचान दूर से नज़र आ जाती है। हम भारत के अंदर रहते हैं, अगर किसी अलग राज्य से भारत के अंदर या किसी अलग देश से भारत के अंदर जब भी आता है, या आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको
खिलाड़ी को देखकर भी आप एक आइडिया लगा लेते हैं कि ये इंग्लैंड का होगा या ये ऑस्ट्रेलिया का होगा या ये वेस्ट इंडीज़ का होगा। तो इस तरह के मान लीजिए जो देखने से ही पता चल जाता है। तो मान लीजिए जो ये ब्रिटानी द्वीप समूह के अंदर जो लोग रहते थे इनको नृजातीय कहा जाता था। उसके बाद मैंने बताया 1688 के अंदर एक क्रांति होती है इंग्लैंड के अंदर, जो इंग्लैंड की शानदार क्रांति कहलाई और रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना गया। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार स्टेट वगैरह में पूछ लिया जाता है। इंग्लैंड की शानदार क्रांति कब हुई, 1688 में हुई थी, या इंग्लैंड की शानदार क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इंग्लैंड के अंदर एक औद्योगिक क्रांति भी आई थी, जिसके कारण वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर धन दौलत का काफ़ी विस्तार हुआ, पैसा आ गया, पावर आ गई, और फिर धीरे धीरे जो द्वीप के अन्य क्षेत्र थे उनके ऊपर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर दिया, जो मैंने यहाँ पर बताया था। 1707 में जो स्कॉटलैंड है, 1707 के अंदर जो स्कॉटलैंड है, इसको एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। और स्कॉटिश लोगों को, जो स्कॉटलैंड के अंदर जो लोग रहते थे उनको स्कॉटिश बोला जाता था, उन लोगों को योजनाबद्ध तरीके से, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, मान कैथोलिक विशेषकर, उसके बाद भाषिक गैलिक भाषा वहाँ पर बोली जाती थी, जिसके ऊपर बड़ा प्रहार किया। अगर वहाँ पोशाक जो पहनी जाती थी, जो ड्रेस पहनते थे, उसके ऊपर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। तो इस तरह से जो स्कॉटलैंड के अंदर जो अंग्रेज़ों की बात नहीं मानते थे, इंग्लैंड के लोगों की बात नहीं मानते थे, उनको मान इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से उनको मजबूर किया गया कि वो देश छोड़कर चले गए। उसके बाद कैथोलिक धर्म वाले तो देश छोड़कर जाना ही था। उसके बाद 1798 में यहाँ जो अब आयरलैंड की तरफ ये बढ़ रहे हैं, आयरलैंड के अंदर 1798 के अंदर यहाँ के लोगों ने एक विद्रोह किया था, जो वोल्फटाउन के नेतृत्व में यूनाइटेड आयरिशमैन के विद्रोह के नाम से जाना गया, लेकिन वो अंग्रेज़ों ने दबा दिया और इस तरह से वो इनका असफल हो गया। उसके बाद 1801 में बलपूर्वक पूरे आयरलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया गया। मैंने बताया 1922 के अंदर ये अपने आप को अलग कर गया, इसलिए ये ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन के अंदर ये नहीं आता, केवल उत्तरी आयरलैंड आता है। और यहाँ पर जब सारी चीज़ों के ऊपर कब्जा कर लिया गया तो हम समझते हैं कि कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, जो एक राष्ट्र की पहचान होते हैं, उनके अंदर भी काफ़ी बदलाव किया गया। और इस तरह से नए ब्रिटेन के जो प्रतीक थे वो आपके ब्रितानी झंडा, जिसको यूनियन जैक कहा गया, वह राष्ट्रगान गॉड सेव आवर नोबल किंग के नाम से राष्ट्रगान वहाँ पर घोषित किया गया। तो इस तरह से जो इंग्लैंड था वो धीरे धीरे ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, इस तरह से वो बनता चला गया और जो द्वीप समूह थे उनके अंदर सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में आया और इंग्लैंड से यूके बन गया। कई बार हम देखते हैं कि कोई हमसे पूछ ले कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, तो ठीक है यूके बोल देता है, तो हो सकता है वो आयरलैंड हो, स्कॉटलैंड हो, वेल्स हो, कहीं पर भी हो सकता है। यूके के अंदर तो सारे आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा। इसके अलावा जो ब्रिटेन है, जैसा आप सभी समझते हैं कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, वहाँ से क्या होता है कि जो टाइम का जो एक्यूरेट जानकारी वहाँ से मिलती है। उसके बाद जो ब्रिटिश है, जहाँ से हम बोलते हैं हमारा जो संविधान बना है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। तो इंग्लैंड का कहीं ना कहीं भारत के ऊपर आज भी प्रभाव है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बारे में यही बताना चाहूँगा, वह जल्द ही आ रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, थैंक यू सो मच।